Assalamu alaikum students. वेलकम टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ इंजाइमोलॉजी। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर जो इंजाइम्स की हिस्ट्रीज और उसके अंदर कुछ कॉमन यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो बच्चों, अभी तक जो इंजाइमोलॉजी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे आप लोगों को डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड दीज आर द क्रूशियल मॉलिक्यूल्स फॉर लाइफ, बिकॉज इनके बगैर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन, चाहे वो एनाबोलिक रिएक्शन है चाहे वो कैटाबोलिक रिएक्शन है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर थर्मोडाइनेमिकली वो पॉसिबल है भी तो काइनेटिकली वो स्लो होगा, उसका रेट स्लो होगा, और एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। किस तरह से करते हैं इंशाल्लाह वो कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द नेचर ऑफ एंजाइम्स। के एंजाइम्स को अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स कह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। सो बच्चों, एंजाइम्स जो हैं मोस्टली वो प्रोटीन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वी ऑल नो कि आपकी बॉडी के अंदर जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स हैं, बिकॉज ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बना रहे होते हैं और बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती हैं। सो फंक्शनल प्रोटीन के अंदर हम एंजाइम्स को भी देखते हैं कि एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एंड 99% ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स। यानी जिस तरह से प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, जिस तरह से प्रोटीन्स का एक प्रॉपर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड इन सम केसेस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से आपके एंजाइम्स भी इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से गुजरते हैं। जिस तरह से प्रोटीन में होने वाली एक म्यूटेशन उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को इफेक्ट कर सकती है, उसी तरह से अमाइनो एसिड अगर किसी एंजाइम की एक्टिव साइट या उसके दूसरे किसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सबस्ट्रेट के साथ उसकी बाइंडिंग और उसकी कैटालिसिस को ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट वी हैव एन एक्सेप्शन कि देयर आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, मोस्टली वो आरएनए मॉलिक्यूल जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अपने ही मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए से उस इंट्रॉन्स को रिमूव करना, उस पर कैपिंग, टेलिंग और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं मैसेंजर आरएनए के, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं, उनको ये इंजाइम्स रेगुलेट करते हैं। और मोस्टली वो जो इंजाइम्स आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में वर्क करते हुए नजर आते हैं उनकी नेचर प्रोटीन्स नहीं बल्कि आरएनए होती है। ठीक है। सो इफ एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर, इट मींस कि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसकी कन्फर्मेशन पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रक्चर या कन्फर्मेशन में किसी किस्म का कोई चेंज आता है या आपका एंजाइम डीनेचर हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो वी कैन से कि एक प्रोटीन या एक एंजाइम जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी लेवल के ऊपर उसका इंटैक्ट रहना जरूरी है। दिस इज द प्रीरेक फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो जिस तरह से प्रोटीन्स इफेक्ट होती हैं एंजाइम्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। Moving toward the next point, which is the difference between enzymes and catalyst. Previous lecture में मैंने enzymes को biocatalysts कहा था, but we should keep in mind that these biocatalysts are very different from simple inorganic catalyst. यानी एक enzyme और catalyst में अच्छा खासा difference है। ठीक है। The first and the foremost difference between enzymes and catalyst is their catalytic power. अगर आप enzymes को देखें तो enzymes की catalytic ability inorganic catalyst के मुकाबले में बहुत हाई है, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि this is because of this structure enzyme substrate complex. कैटलिस्ट ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, सिंपल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, लेकिन एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक आप कह लेंगे पॉकेट है जिसमें कुछ खास किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन द रेट एनहांसमेंट विच एन एंजाइम कैन ब्रिंग अबाउट इज फॉर ग्रेटर देन द कैटलिस्ट।
ठीक है। कैटलिस्ट के कंपैरिजन में एंजाइम के रेट एनहेंसमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी कैटालिटिक पावर बहुत हाई है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि एक एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। डेफिनेटली ये स्पेसिफिसिटी भी उसकी एक्टिव साइट में प्रेजेंट कुछ ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, बिकॉज दीज ग्रुप्स हैव टू मेक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड विद द कंपैटिबल ग्रुप्स ऑफ द सबस्ट्रेट्स। अगर आपकी सबस्ट्रेट वो ग्रुप्स प्रोवाइड नहीं करती, बेशक उसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, बट वो कंपैटिबल ग्रुप्स प्रोवाइड नहीं करती, तो इट मींस एंजाइम विल नॉट वर्क ऑन इट। सो अ सबस्ट्रेट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर एन एंजाइम। वो उसकी एक्टिव साइट के हिसाब से उसकी शेप, उसके ग्रुप्स, उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट्स ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होती है, और यही वजह है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी शो करता है। जबकि अगर आप किसी इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट को देखें तो आप एक ही कैटालिस्ट को इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे आर वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। थर्ड वन इज कि मोस्टली एंजाइम्स एक्वस मीडियम के अंदर वर्क करते हैं, जबकि समटाइम्स आपके कैटालिस्ट की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। दे रिक्वायर सम हार्ड सरफेसेस, दे रिक्वायर सम गैसियस एनवायरनमेंट, लेकिन एंजाइम्स मोस्टली एक्वस मीडियम के अंदर वर्क करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। सो इट मीन्स कि ये आपके जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनके हिसाब से अपनी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं। So the fourth one is कि they have very mild requirements of pH and temperature। जबकि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आयरन की, जो कि मोस्टली जब हैबर प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, तो वहाँ पे ये जो आपका आयरन है ये बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डिमांड करता है। ठीक है। जबकि अगर आप बॉडी के अंदर यूज होने वाले एंजाइम्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन 25 पे भी वर्किंग करने वाले एंजाइम्स नॉन है, 37 पे वर्किंग करने वाले एंजाइम्स नॉन है। देयर आर सम एंजाइम्स, सम एक्सेप्शंस, जो कि माइल्ड के अलावा एग्रेसिव कंडीशंस पे भी वर्क करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे रिक्वायर माइल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. So this is the difference between a simple catalyst and enzyme. Now moving towards the brief history of enzymes, और हिस्ट्री को यहाँ पे ऐड करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि एंजाइम्स की टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, बिकॉज मोस्टली किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में इस किस्म के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उस टाइम पे हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। सो मैंने 2 से 3 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं फॉर, जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें आप इनिशियली देखें तो एंजाइम्स को ये समझा जाता था कि दीज आर सम कंपोनेंट, सम एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग सिस्टम्स, बट एक्चुअली इनकी अपनी नेचर जो है वो नॉन लिविंग भी हो सकती है। ठीक है। सो इन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए जो इनिशियली टर्म यूज की जाती थी वो फर्मेंट्स की यूज की जाती थी, बिकॉज उस टाइम पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन था कि दीज आर दी एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, या ये मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द योगर्ट और कर्ड। सो दीज एक्टिव मॉलिक्यूल्स इनिशियली तो यही समझा जाता था कि दीज आर प्रेजेंट इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, बट लेटर ऑन इनको आइसोलेट भी किया गया और इनको जो है फर्मेंट से रिप्लेस करके इनके लिए जो कुहने ने 1878 में टर्मिनोलॉजी यूज की थी इंजाइम्स की। Now, if we discuss the structure of an enzyme, तो हम enzyme के complete structure की बजाय उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर जो है वो ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, बिकॉज मोस्टली एंजाइम्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इसी स्मॉल पॉकेट के अंदर कंसाइज्ड होते हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है द एक्टिव साइट। ठीक है। सो देर आर सम टर्मिनोलॉजीज दैट व्हाट इज एन एंजाइम, व्हाट इज अ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट आपकी जो है वो एंजाइम के क्या पूरे स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करती है, देयर इज अ स्पेसिफिक portion of an enzyme जहाँ पे substrate bind करेगी, and yes, there is a specific portion in the structure of enzyme where a substrate comes and bind, and this portion is called active site of enzyme.
आगे जब हम एंजाइम रेगुलेशन डिस्कस करेंगे तो हम वहां पे इस चीज को भी देखेंगे कि देयर आर सम एंजाइम्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही साइट नजर आती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करती है, विच इज एक्टिव साइट। बट देयर आर सम एंजाइम्स जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट भी प्रेजेंट होती है, बट दिस साइट इज नॉट फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, इस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर सकता है जो कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, एंड मोस्टली इस साइट को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट्स। एंड दैट इज द रीजन कि इन एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहा जाता है, बिकॉज इनमें सबस्ट्रेट को बाइंड करने के अलावा एक एडिशनल साइट है जहां पे दूसरा मॉड्यूलेटर, दूसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, एंड समटाइम्स द बाइंडिंग ऑफ दिस मॉड्यूलेटर विद एंजाइम इंक्रीजेस the affinity of this enzyme with substrate. It means कि ये पॉजिटिवली इस एंजाइम को इफेक्ट कर रहा है कि वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा आइडियल ऑप्टिमाइज्ड इंटरेक्शंस बनाए और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे। इस केस में आपका मॉड्यूलेटर कहलाता है एक्टिवेटर। और अगर आपका मॉड्यूलेटर जो है वो इस बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड करके एंजाइम को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, यानी उसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं करने देता, उसकी शेप कुछ ऐसी चेंज कर देता है कि वो अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना करे, तो उस केस में आपका मॉड्यूलेटर क्या कहलाएगा? इनहिबिटर। ठीक है, सो एलोस्टेरिक साइट इज द साइट वेयर एन एक्टिवेटर और इनहिबिटर कैन बाइंड, बट एक्टिव साइट स्पेसिफिकली आपकी वो साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करती है। Now, this active site can further be divided into the two different sites, binding site and catalytic site. यानी active site को further दो different portions में divide किया जा सकता है। So बच्चों, the site which is specific for the substrate, जहाँ पे substrate आके bind करती है, this is called active site, and this site is further be classified into the two different subtypes। यानी इसमें further दो sites हो सकती हैं। The first one is binding site and second one is catalytic site। Now keep this thing in your mind कि एक्टिव साइट का एक खास किस्म का पोर्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करने का काम करता है, बट बाइंडिंग एक खास ओरिएंटेशन में होनी चाहिए। यानी द बाइंडिंग साइट इज नॉट ओनली to bind the substrate with the active site, but this site is specific for proper orientation based binding, which means is कि सबस्ट्रेट बाइंड तो करेगी लेकिन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में बाइंड करेगी। सपोज दिस इज द एक्टिव साइट और यहाँ पे आपके पास बाइंडिंग साइट ऑफर करती है द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज विथ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स which are compatible with the some functional group of substrate, उसके साथ बाइंड करेंगे और इसको एंजाइम की एक्टिव साइट में होल्ड कर लेंगे। ठीक है, यानी बाइंडिंग साइट आपकी एंजाइम की वो साइट है जिसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जिनकी साइड चेन्स सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। ठीक है, so this portion of enzyme is binding site. The second portion is catalytic site. Catalytic site में कुछ इस किस्म के अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होंगे, might be histidine, aspartic acid और serine, जो कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके इसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे। यानी सपोज यहाँ पे कोई बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो बॉन्ड को रिप्लेस करना है, यानी किसी भी किस्म का केमिकल चेंज जो सबस्ट्रेट के अंदर लेके आना है वो कैटालिटिक रेजिड्यूज ने लेके आना है। सो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एक्टिव साइट के फर्दर टू सब साइट्स हैं जिसमें बाइंडिंग साइट सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करेगी। जैसे इस केस में सपोज दिस इज अ suppose this is a disaccharide lactose और enzyme आपके पास lactase है। When this disaccharide will come close to the active site of enzyme, these two sites are binding sites और यहाँ पे present कुछ groups इस substrate को properly align करेंगे। और alignment इस तरह से होगी कि इस catalytic activity में catalytic site में आपका ये bond आए जो कि इन दो substrates के दरमियान है जिसे वो break करे।
नाउ इमेजिन कि अगर आपकी बाइंडिंग साइट प्रॉपर ओरिएंटेशन में बाइंड नहीं करेगी, आपका ये ग्रुप जो कि कैटालिटिक रेजिड्यूज ने ब्रेक करना है उनको एक्सपोज नहीं होगा, उनके सामने नहीं आएगा, तो डेफिनेटली कैटालिसिस नहीं होगी। सो जो चीज मैंने पहले मेंशन की कि बाइंडिंग साइट ना सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करती है बल्कि सबस्ट्रेट को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में बाइंड करती है, एंड देन कैटालिटिक रेजिड्यूज दे कैन केमिकली ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक्टिव साइट की शेप उसका सबस्ट्रेट के कंपैटिबल होना भी जरूरी है, और एक्टिव साइट में केमिकल इन्वायरमेंट का इंटैक्ट रहना भी जरूरी है। नाउ इमेजिन कि अगर बाइंडिंग साइट में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज थे, जैसे मैंने इस केस में एग्जांपल दी कि देयर इज एन अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में OH है, सपोज सीरीन, और दूसरी तरफ एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड है। इफ बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाता है मिथाइल के साथ, एलानिन आ जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी और ग्रुप के साथ, सपोज यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो इसको रिप्लेस कर देती है अमाइनो ग्रुप के साथ, तो डेफिनेटली नाउ दीज न्यू अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बाइंड विद द सबस्ट्रेट, और डेफिनेटली अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगी तो उसकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। So we can conclude कि not only the shape of active site but its chemical environment must remain intact in order to catalyze a particular type of reaction। अगर एक्टिव साइट की शेप या उसके केमिकल एनवायरनमेंट में किसी किस्म का चेंज आता है तो एंजाइम will no longer catalyze a particular chemical reaction। Now, there are some other terminologies जो कि किसी enzyme catalyzed reaction के साथ associate होती हैं, हम उनको clear करते हैं and then we will move toward the next points। सो बच्चों, देयर आर मेनी एंजाइम्स जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके साथ हमें ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स वर्क करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, दीज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स कोलेक्टिवली इनको कहा जाता है कोफैक्टर। ठीक है, if an enzyme required a non-protein component to catalyze a particular chemical reaction, तो वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जिसको एंजाइम यूज कर रहा है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए उसे कहा जाता है कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल दूं तो ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, जिसमें डेफिनेटली फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करता है ATP जो कि इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाता है ADP में, एंड दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज व्हिच यूज अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मैग्नीशियम फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। सो इस केस में मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो कोफैक्टर है उसकी नेचर मेटालिक आयन नहीं बल्कि ऑर्गेनिक नेचर है, जिसमें हम TCA साइकिल के कुछ एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, TCA साइकिल में आपके पास एंजाइम यूज हो रहा होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम अपने साथ कोफैक्टर यूज करता है NAD+ और रिएक्शन प्रोग्रेशन के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है NADH+ प्रोटॉन में, यानी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है और कोएंजाइम को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से देयर इज अनदर एंजाइम इन TCA साइकिल जो कि यूज करता है FAD को एज अ कोफैक्टर, सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि यूज करता है अपने केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब मैं केमिकल रिएक्शंस की डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन सिंपली आप लोगों को ये बता रही हूँ कि देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस जो कि यूज करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को। NAD एंड FAD आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर, सिमिलरली NADP+ बायोटीन कोएंजाइम A और इस तरह के कुछ ऐसे कोफैक्टर्स हैं जिनकी नेचर क्या है ऑर्गेनिक, और देयर आर सम कोफैक्टर्स जिनकी नेचर क्या है इनऑर्गेनिक। सो इस बेस पे मैं कोफैक्टर को एक और क्लास में डिवाइड करने जा रही हूँ, यानी इफ अ कोफैक्टर इज मेटालिक आयन,
जैसे कि मैग्नीशियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है। सो मेटेलिक कोफैक्टर्स के लिए हम कोफैक्टर्स की टर्म ही यूज करते हैं। बट इफ अ कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक इन नेचर, तो उसके लिए खास टर्म यूज की जाती है, उसे कहा जाता है को एंजाइम। सो इट मीन्स कि अब से ऑनवर्ड मैं जहां जहां यूज करूंगी NAD+, FAD+, NADP+, या बायोटिन एटसेट्रा, तो मैं इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी को एंजाइम। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। चाहे कोई कोफैक्टर या चाहे कोई कोएंजाइम, अगर एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड है। नाउ कोफैक्टर या कोएंजाइम, इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो कि जब एंजाइम को केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत है उस टाइम पे एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है, तो एंजाइम सेपरेट हो जाता है और कोफैक्टर या कोएंजाइम सेपरेट हो जाता है। ठीक है। बट देयर आर मेनी कोफैक्टर्स और कोएंजाइम, यानी या तो कोई मेटेलिक आयन है यानी कोफैक्टर है, या फिर कोई कोएंजाइम है यानी ऑर्गेनिक कोएंजाइम है, अगर वो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड है। ठीक है। अगर वो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड है तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी देयर आर सम कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स व्हिच आर रिवर्सिबली अटैच्ड विद एंजाइम। ठीक है। इनको हम उन्हीं नेम से कॉल करेंगे, कोफैक्टर है तो कोफैक्टर कहेंगे, कोएंजाइम है तो कोएंजाइम कहेंगे। बट अगर आपका कोई कोफैक्टर या कोएंजाइम एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच है और वो कभी भी उससे डी अटैच नहीं होता, तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक एंजाइम जब अपने कोफैक्टर के साथ अटैच होता है, तो कोफैक्टर के साथ अटैच होने के बाद उस एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप है अगर, तो डेफिनेटली वो तो हमेशा एंजाइम के साथ अटैच रहता है ना, तो ये वाले एंजाइम्स हमेशा अपनी होलो फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर कोई कोफैक्टर एंजाइम के साथ सिर्फ रिएक्शन करवाने के लिए अटैच होता है, तो जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच नहीं, अकेला एंजाइम होता है एपो एंजाइम, और जब कोफैक्टर उसके साथ अटैच हो जाता है तब एंजाइम रेडी हो जाता है टू कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। उस केस में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, होलो एंजाइम में। सो एपो एंजाइम is only the protein portion of enzyme, but because some enzymes required non-protein component to catalyze the particular reaction, so जब प्रोटीन पोर्शन यानी एंजाइम अपने नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगा, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड होलो एंजाइम। आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। एंड हेयर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कोफैक्टर्स, सम एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स, और इन कोएंजाइम्स के अंदर देयर आर सम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एज वेल। ठीक है। जैसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके बच्चों, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज अबाउट enzymatic specificities। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम और कैटालिस्ट में इस चीज का डिफरेंस है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। Now, the enzyme can show the different types of specificities। और इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ और एक क्वेश्चन रेस करना चाहती हूँ, और उसके बाद हम लोग जो हैं वो इन स्पेसिफिसिटीज को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटीज को शो करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखती हूँ एक एंजाइम की, जो कि यूज करता है ग्लूकोज को और इसको फॉस्फोराइलेट करके कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। दिस एंजाइम इज ग्लूकोकाइनेज। ठीक है। जो कि एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप लेगा और ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे लगा देता है उसे। ठीक है। यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोकाइनेज, सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दिस एंजाइम। द सेकेंड एंजाइम is hexokinase।
ठीक है, इसका काम भी यही है कि इसने एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप लेना है और उस फॉस्फोराइल ग्रुप को किसी भी हेक्सोस के 6 कार्बन पे लगा देना है, चाहे वो फ्रुक्टोस है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो गैलेक्टोस है, चाहे वो मैनोज है। ठीक है, गैलेक्टोस या मैनोज। If fructose is the substrate, the product will be fructose 6-phosphate. Yes, the product will be fructose 6-phosphate. If the glucose is a substrate, product will be glucose 6-phosphate. If the product is galactose, sorry, substrate is the galactose, product will be galactose 6-phosphate. And if the substrate is mannose, the product will be mannose 6-phosphate. What I want to mention here is कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं, बट दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटीज। ग्लूकोकाइनेज कैन नॉट वर्क विद एनी अदर हेक्सोज अदर देन ग्लूकोज। ठीक है, चाहे गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज करे। द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, जो कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है और ये ऑल हेक्सोसिस के ऊपर वर्क करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू देयर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म्स। सो इट मीन्स कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटीज शो करता है। तो हम उन स्पेसिफिसिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिसिटीज हैं और एंजाइम इन स्पेसिफिसिटीज को किस तरह से शो करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, और इसमें आप एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं ग्लूकोकाइनेज की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी इज द टाइप ऑफ एंजाइमेटिक स्पेसिफिसिटी जिसमें आपका एंजाइम सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, और अगर आपके पास क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट भी आ जाए, यानी पेरेंट मॉलिक्यूल तो वो ही है, सिर्फ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, तो एंजाइम तब भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। ठीक है, द एग्जाम्पल इज यूरिएज। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट इफ दिस एंजाइम इज प्रोवाइडेड विद मिथाइल यूरिया which is the methylated form of urea, तो डेफिनेटली ये एंजाइम इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज नहीं करता। ठीक है, ये इसको प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज शोइंग एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी, जिसमें एक एंजाइम एक खास किस्म के ग्रुप के लिए स्पेसिफिसिटी शो करता है। ठीक है, वो ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर में हो, उसका कंसर्न सिर्फ उस ग्रुप के साथ है। ठीक है, द एंजाइम विल एक्ट ओनली वन मॉलिक्यूल दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप सच एज अमाइनो, फॉस्फेट एंड मिथाइल। ठीक है, इस केस में आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली एंजाइम उसके लिए स्पेसिफिसिटी शो करेगा। ठीक है, जैसे इस केस में आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास कुछ खास किस्म के एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, प्रोटिएसिस एंजाइम, आप यहाँ पे इस एंजाइम को देख सकते हैं, दिस इज पेप्टिडेज एंजाइम, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को ब्रेक करना है। द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी, जिसमें आपका एंजाइम एक खास किस्म के ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जिसको देखते हुए एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने जो एग्जांपल डिस्कस की, इसमें हेक्सोकाइनेज हेक्सोसिस के लिए स्पेसिफिक था।
ठीक है। सो हेक्सोसिस जो है वो इसकी सबस्ट्रेट्स होंगी। इसी तरह से अगर आपका कोई एक जनरल प्रोटीएज एंजाइम है, देयर आर मेनी प्रोटीएजेस जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि एक खास किस्म के अमाइनो एसिड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। बट इफ अ प्रोटीएज इज ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो डेफिनेटली ये भी आपके पास एक ग्रुप स्पेसिफिसिटी में आ सकती है कि इस केस में सिर्फ उसे वो खास किस्म का ग्रुप रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर के साथ इसका कंसर्न नहीं है। The third type of specificity is linkage specificity. The enzyme will act on a particular type of chemical bond regardless of the rest of molecular structure. Like, इस केस में आप एग्जांपल देखते हैं कि वी हैव अ प्रोटीएज एंजाइम जो कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान प्रेजेंट सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फिट आता है, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड दो ग्लाइसिन के दरमियान है, एलानिन और वेलिन के दरमियान है। दिस एंजाइम इज ओनली मेंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इस केस में एक खास किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसको आप ग्रुप स्पेसिफिसिटी में देख सकते हैं, इसको आप लिंकेज स्पेसिफिसिटी में देख सकते हैं, जिसके लिए इसकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक है, बट वो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को नहीं देख रहा। रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर चाहे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वो इसको एज अ सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज कर सकता है। And the last type of specificity is stereospecificity. We know that most of the organic compounds, because of the presence of chiral carbon, they show optical rotation or stereoisomerism. आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स ने अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स की मेरी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी, जिसमें मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इवन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। सो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को क्यूरीज हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर नहीं है, तो आप उन लेक्चर रिकॉर्डिंग्स को जो है देख सकते हैं। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कि एंजाइम की एक्टिव साइट एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म के लिए स्पेसिफिक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ह्यूमंस की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अपनी एल स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में हैं। सो द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो, आप कह लें कि ये इवॉल्व्ड ही हुई हैं अकॉर्डिंग टू द एल आइसोमर्स। अब अगर आप इसके अंदर डी अमाइनो एसिड को फिट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली दिस डी अमाइनो एसिड विल नॉट बी फिट इनटू दिस एक्टिव साइट, बिकॉज इस केस में आपके पास ये स्मॉलर पोर्शन हाइड्रोजन के लिए है एंड दिस लार्जर पोर्शन इज फॉर अमाइनो ग्रुप। बट डेफिनेटली अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन की पॉकेट में एडजस्ट नहीं हो रहा, और हाइड्रोजन के लिए ये वाला पोर्शन इज क्वाइट लूज और क्वाइट फ्लेक्सिबल, जहां पे ये फिट नहीं हो पा रहा। ठीक है। सो एंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी शो करते हैं कि इफ एन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर एल आइसोमर, तो डेफिनेटली ये डी आइसोमर के ऊपर एक्ट नहीं करता। यहाँ तक बच्चों एंजाइमोलॉजी का हमारा सेकंड लेक्चर एंड होता है। आई होप कि इस लेक्चर से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। अगर कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।